लेकर अविनाश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, ग्रो बेहतरीन लिस्टिंग के बाद का रन भी बहुत ही गजब का रहा और अब शेयर में हो रहा करेक्शन क्योंकि वैल्यूएशंस की चिंता है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर लॉक इन अगले महीने खुलेगा, उसमें थोड़े निवेशक बाहर निकलेंगे। कल रिजल्ट भी इसके आ जाएंगे, थोड़े निवेशक कॉशियस हैं। आप कैसे अब देख रहे हैं? क्योंकि इसको लिस्टिंग के टाइम देखने का नजरिया कुछ और था, अब देखने का नजरिया कुछ और है। क्योंकि लिस्टिंग के टाइम पे मार्केट कैप था इसका करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का, जो बढ़ के करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास हो गया था। क्या करना चाहिए ग्रो में? कोई अगर नया निवेश करना चाहता है तो थोड़ा और वेट कर ले या फिर प्राइस आ गए हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए अभिषेक, पहली बात तो जो शेयर आपको 5 दिन में 80-90% रिटर्न देता है, वो ऐसे बाजार में तो आपको आपका मुनाफा वसूल करके इसमें अपना कैश फ्लो बनाना चाहिए। आई थिंक काफी लोग रिटेल निवेशक 180 185 के लेवल में एंटर किया इन्होंने किया। और जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशन तो बीएसई से भी महंगा था। एंजल ब्रोकिंग तो आई मीन ब्रोकिंग कॉम्पिटिटर है, लेकिन एक्सचेंज का बिजनेस और ब्रोकिंग का बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। बट फिर भी उनकी वैल्यूएशन एक्सचेंज के वैल्यूएशंस के कंपैरेबल या ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं तो ये सेल ऑफ आना था। और ऊपर से जैसे आपके कलीग ने अभी कहा कि काफी बड़ी क्वांटिटी लोगों ने शॉर्ट सेल किए, 30 लाख शेयर शॉर्ट सेल किए थे। तो ये भी मामला थोड़ा सा ग्रो के फेवर में देखे तो थोड़ा सा बिगड़ गया। मुझे लगता है कि अभी जो बिकवाली आ रही है वो उन लोगों से बिकवाली आ रही है जो बेसिकली मोमेंटम ट्रेडर्स है, जो शॉर्ट टर्म के लिए एंटर कर चुके थे, उनका ट्रांजैक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो अभी निकल रहे। मेरे ख्याल से देखिए कल नतीजे हैं तो आई थिंक नतीजे मोटा मोटी अच्छे ही आने चाहिए। बट अभी कैसे नंबर आएंगे, किस प्रकार से मार्केट उनको सेंटिमेंटली बूस्ट अप देगा, ये कल हमको पता चलेगा। बट अगर 140-45 का लेवल आता है तो मुझे लगता है कि देखिए जो लंबे अवधि के निवेशक है उनको एक बात समझनी चाहिए कि ये अभी जीरोडा से भी बड़ा प्लेयर, ऑनलाइन प्लेयर है। इनकी मैनेजमेंट टीम बहुत एग्रेसिव है, अभी वेल्थ मैनेजमेंट में भी ये एंटर करने वाले हैं। तो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए इनके काफी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से कल की कमेंट्री के बाद, कल के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, तभी खरीदने का मौका अगर मिलता है तो देखना चाहिए। बट ये वही लोगों के लिए जो कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू रखते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी इंटरमीडिएट स्टॉक्स है वहां पे हम काफी पॉजिटिव है। हमको लगता है नॉट ओनली ब्रोकिंग कंपनीज बट इवन एएमसी कंपनियां हो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हो, डीमैट की कंपनियां हो, इनमें सारा ग्रोथ पोटेंशियल हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास अभी भी बड़ी मात्रा में बनना बाकी है। तो आई थिंक कल नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या व्यू लेना है। बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म के लिए निचले लेवल पे स्टॉक आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली अपने धंधे पर ही कोई शेयर आगे चलेगा। और हमने राय चाहिए क्या जिनके पास जो एलिजिबल है, जो अपने रिकॉर्ड डेट जो 14 नवंबर थी उनके हिसाब, अगर उनके पास स्टॉक था तो क्या उन्हें अपना शेयर टेंडर करना चाहिए, इस बायबैक में हिस्सा लेना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए 1800 रुपए का बायबैक प्राइस है और प्राइस के हिसाब से आई थिंक 20% प्रीमियम पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो अगर कम है तो मेरे ख्याल से कम शेयर टेंडर किए जाएंगे। बट अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50-55% आता है तो मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर इनके एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओवरऑल जो टैक्सेशन का जो मसला है, आई थिंक जिसका सबसे कम टैक्स स्लैब है उसको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप 30% के स्लैब में आते हो तो फिर ऑब्वियसली नेट रिटर्न्स आपके उतने थोड़े इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आपका जो भी ये बेनिफिट आपको मिलेगा वो आपके रिटर्न्स के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किए जाएंगे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये मौका निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आएगा वो तो हमको पता चलेगा ही। बट अराउंड 40% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा शेयर एक्सेप्ट होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, अगर एलिजिबल है तो आप यहाँ पे टेंडर कर सकते हैं। ये सलाह देखते हैं वो रेशियो किस तरह का काम करता है। लेकिन अगर आपका टैक्स स्लैब कम है पर क्या आप आगे भी तेजी देख रहे हैं? क्योंकि एक ट्रिगर तो ये है कि अभी शादियों का सीजन वगैरह चल रहा है तो थोड़ी बहुत बाइंग उसके चलते भी होती है। क्या राय है आपकी टू व्हीलर्स को लेकर और आपका कोई पसंदीदा शेयर इस पैक में? आई थिंक टू व्हीलर सेक्टर की बात करें तो हमको हीरो मोटर कॉर्प पसंद है। देखिए हीरो मोटर कॉर्प में अच्छी तेजी तो दिख ही रही है, लेकिन इसका एकमात्र कारण है कि देखिए इनके लिए रूरल मार्केट बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अच्छी बारिश हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो चुकी है, जीएसटी भी कम हो चुका है।
तो लग तो रहा है कि जो आंकड़े मेरे ख्याल से जो आइस व्हीकल्स होते हैं वहां पे तो हीरो मोटर काम का अच्छा करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोनों तरफा इनफैक्ट इनको ग्रोथ का पोटेंशियल मिलेगा, और मुझे लगता है कि अक्टूबर टू दिसंबर के जो महीने में जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो आपको पूरी तरह से देखने को मिल सकता है। तो हीरो मोटर कॉर्प में बहुत समय के बाद चाल पॉजिटिव हो चुकी है, नंबर्स भी क्वार्टर टू के काफी अच्छे थे, कमेंट्री भी अच्छी थी। तो हमको लगता है कि सेकंड हाफ जो नॉर्मली एक सीजन वाला बड़ा सीजन वाला होता है, जहाँ पे गाड़ी ज्यादा बिक्री होती है, तो डेफिनेटली हीरो मोटर कॉर्प के लिए अच्छा साबित होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नजरिया किसी को लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सपोजर आप ले सकते हो। वैसे तो टीवीएस मोटर भी अच्छा है, लेकिन टीवीएस मोटर की वैल्यूएशन और हीरो मोटर की वैल्यूएशन अगर आप कंपेयर करें तो हीरो मोटर आपको एक अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव टर्म्स में हीरो मोटर कॉर्प एक अच्छा चॉइस रहेगा। नजरिया आपका कम से कम 12-15 महीना होना चाहिए। ठीक है, हीरो मोटो हम देख रहे हैं कि सितंबर 2024 के बाद पहली बार ये जो शेयर है 6,000 रुपये के ऊपर लौटा है, और 52 वीक के जो लोज है वहां से 80% की रिकवरी आ चुकी है। बावजूद इसके इस पर हम देख रहे हैं कि अविनाश जी का कन्विक्शन बरकरार है। मिड कैप इंडेक्स में अपनी कोल इंडिया के शेयर पर लेना चाहेंगे। देखिए, बहुत कम आईपीओज हैं जिसके ना मुझे भाव याद रह जाते हैं, लेकिन ये कोल इंडिया का मुझे भाव याद है कि 245 रुपए का इसका आईपीओ आया था, 2010 की बात है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो 15 साल का समय बीत गया, कोल इंडिया ने कोई पैसे कमा के तो उतने दिए नहीं है जितना टाइम लिया है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि कोल इंडिया की कुछ सब्सिडरीज को लिस्ट कराया जाएगा और वहां से वैल्यू अनलॉकिंग होगी। कोल इंडिया क्या व्यू है आपका सर? बाकी अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशंस वगैरह तो ठीक ही है, पीएसयू है, सेफ स्टॉक है, लेकिन क्या ग्रोथ की उम्मीद भी है आपको? शेयर लेना चाहिए? नहीं, आई थिंक अभिषेक आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बताई कि देखिए 2010 में ये आईपीओ आया था, तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने भी इसमें पैसा डाला है, एक्चुअली स्पीकिंग कोई बड़ा ग्रोथ तो मिला नहीं है। और देखिए ये कंपाउंडर स्टॉक है, डिफेंसिव स्टॉक हम कहेंगे कि जहां पे आपका कैपिटल सेफ है, लेकिन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा पैसा बनेगा ऐसा लगता नहीं। और वही मैं आपको कहूंगा कि जिनके जो सब्सिडरीज भी है, देखिए जो भी निवेशक होंगे इंस्टीट्यूशनल या रिटेल, डेफिनेटली वो इस बात से सहमत होंगे कि अगर पेरेंट कंपनी उनको इतना पैसा बना के नहीं देती तो सब्सिडरी कितना पैसा बना के देगी। तो मेरे ख्याल से देखिए ये पब्लिक इशू तो सक्सेसफुल होगा, गवर्नमेंट की कंपनी है तो इनको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, बट कितना पैसा ये लॉन्गर रन में इन्वेस्टर्स को कमा के देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वहां पे मुझे लगता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करें तो डेफिनेटली डिस्पाइट बीइंग अ मोनोपोली, डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ कैश रिजर्व्स, इनका डिविडेंड भी बहुत बढ़िया होता है हर मार्च में, लेकिन फिर भी मार्केट्स इसको ग्रोथ का दर्जा नहीं देता। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है और जिनको प्योरली एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वही ऐसे स्टॉक में पैसा लगाए। जो ग्रोथ को ज्यादा प्रीमियम देते हैं वहां पे डिफिकल्ट है ऐसे इन्वेस्टर्स को आने के लिए, क्योंकि उनको उसका उस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, सही बात है। कोल इंडिया वैल्यूएशन तो इसका हमेशा ही कम रहा है, और फिलहाल अभी भी हम देखेंगे करीब 7-8 के आसपास का पी होगा कोल इंडिया का, 5 साल के एवरेज के आसपास है। बट दिक्कत की बात यही है ना कि अब हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप पहली आ रही है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस मार्केट में तो 75% हमने देखा जो वहाँ की जो रैली थी वो एआई लिंक्ड स्टॉक्स ने ही और टेक शेयरों ने ही की थी, लेकिन हम उस तरह से अभी चल नहीं पाए, क्योंकि हम एक तो नॉन एआई मार्केट भी माने जाते हैं और दूसरा कहा जाता है कि हमारे पास जब कैश रिच कंपनियां हैं वो ज़्यादातर सिर्फ बायबैक में खर्च करती है बजाय एक बड़े प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। क्या कहना है आपका आईटी को लेकर? यहाँ पे कुछ मौके अब दिख रहे हैं सर इस जंक्चर पर? नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला कि देखिए यूएस में जो सेल ऑफ आ गया है वो ज्यादातर एआई रिलेटेड कंपनीज पे आया है। और अभी तो वहां पे ऐसी भी बातें हो रही है कि वैल्यूएशंस अनसस्टेनेबल है, ऐसे स्पेस में गए हैं जहां पे वो सस्टेन होना डिफिकल्ट है। इनफैक्ट गूगल के चीफ सुंदर पिचाई ने भी कहा है कि अभी मामला काफी गड़बड़ी वाला है, हो सकता है कि और बड़ा करेक्शन आए। तो एक हम तरफ हमारे लिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन एक बात तो अच्छी है कि हमारे पास एआई का कोई फोकस स्टॉक वाला प्ले नहीं है, तो इसलिए एक पॉइंट से तो एफआई के फ्लोज हमारे यहाँ पे कम आ गए हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव रवैया ये है कि हमारी जो कंपनियां है बहुत ही स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कैश ऑन द बुक्स, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। देखिए
अभी भी जो अब बड़ी आईटी कंपनी है, कम से कम साल 1.5 साल का ऑर्डर बुक अभी भी है। मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं और आपने सही कहा कि बायबैक के लिए बहुत पैसा इनके पास बचता है। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे। उसके बाद एचसीएल टेक है, उसके बाद कोफॉर्ज है और छोटी कंपनियों में हमको अभी भी परसिस्टेंट और केपीआईटी पसंद है। तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि नॉट ओनली आपका कैपिटल सेफ है, लेकिन जैसे ही इंडो यूएस की ट्रेड डील साइन अप होगी, जो मुझे लगता है बहुत जल्द होगी, तो आपको एक सेंटिमेंटल बूस्टर इफेक्ट आईटी के कंपनीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे आईटी डील्स अभी पाइपलाइन में है। अंदाजा है कि इमीडिएटली ये साइन ऑफ होने के बाद आपको बड़े अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे और ओवरऑल माहौल अच्छा है, वैल्यूएशंस भी ठीक-ठाक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनिटली खरीदने का मौका बनता है, बट नजरिया आपका कम से कम 6 टू 12 मंथ्स आपको रखना चाहिए। तो ये व्यू है और आपके लिए कुछ स्टॉक्स पिक भी निवेश के लिए बताए गए। आप व्यू दे, कम से कम 1 साल का नजरिया रखें, ये सलाह है अविनाश जी की तरफ से, तब आपका पैसा डेफिनेटली यहाँ पर बनेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव डेवलपमेंट इस दिशा। कैसा लगता है आपको शेयर ये, और क्या राय देंगे इस पर आप? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक रेट कट होने के बाद थोड़ा बहुत तो फाइनेंसिंग में भी इनको बेनिफिट मिला है, प्लस एसेट क्वालिटी भी रीजनेबल लेवल पे आई है। ओवरऑल लग तो रहा है कि जिस प्रकार की बारिश हुई है, मेरे ख्याल से जो एग्री सेक्टर में ये ज्यादातर काम करते हैं, वहां पे मार्केट थोड़ा सा और फेवरेबल होगा और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की बैकिंग है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, जिनके पास है वो होल्ड करे, बट डेफिनेटली एग्री स्पेस में काफी बड़ा प्लेयर है। कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर की ज्यादातर इनकी फाइनेंसिंग होती है और ट्रैक्टर मार्केट अच्छी तरह से तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तीसरी और चौथी तिमाही भी काफी अच्छी होगी, जो ट्रेडिशनली इनके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे निवेशकों को होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी हम फ्रेश बाइंग तो सजेस्ट नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली FY26 कंपेयर टू FY25 काफी अच्छा होगा। ठीक है, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर ये व्यू। अगर आपके पास शेयर है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन 3:20 होने वाले हैं और 10 मिनट क्या मार्केट शेयर की बात करें तो वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है अविनाश जी। एक ये चिंता है, थोड़ा फ्री फ्लोट भी कम है Hyundai मोटर का। कैसी लगती है आपको कंपनी ये? क्या करें, मतलब ये जो गिरावट आ रही है, क्या ये मौका है किसी को अगर निवेश करना हो तो क्या आप Hyundai मोटर को चुनना चाहेंगे? नहीं देखिए मुझे लगता है बहुत समय के बाद अभी जीएसटी की कटौती के बाद वॉल्यूम ग्रोथ तो अच्छी तरह से बढ़ा ही है और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर आएगा वहां पे एक अच्छा बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जब ये शेयर लिस्ट हुआ था मुझे याद है ये ओएफएस ऑफर था और बहुत बुरी तरह से पिटा गया था। उस लेवल से तो ये काफी अच्छी तरह से बाउंस हो चुका है और उस लेवल से तो जिन्होंने भी ये शेयर खरीदा अच्छी कमाई हो गई है। अभी स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा मेरे ख्याल से, थर्ड तिमाही के नंबर्स आने दीजिए। एक बार नंबर्स आने के बाद हमको पता चलेगा कितना वॉल्यूम ग्रोथ आ गया है, कितना मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है। बट एक बात तो क्लियर है कि पैसेंजर कार मार्केट को जीएसटी के कटौती के बाद काफी फायदा हुआ है, तो हुंडई को भी होगा। मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी नहीं है, बट अगर किसी को नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स के बाद ले। अभी तो फिलहाल आज का जो ट्रेंड है वो शायद प्रॉफिट बुकिंग का दिख रहा है, ऐसा कोई नेगेटिव या कोई बड़ा फंडामेंटल नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग के कारण स्टॉक थोड़ा कमजोर हो रहा है। प्रॉफिट टेकिंग के कारण ये कमजोर हो रहा है। Hyundai मोटर 3.5% नीचे, 3.7%। ये जितना नीचे है उतना ही ऊपर है आयशर मोटर का शेयर आज के इस सत्र में। और हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी का था, उसमें कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि जो भी इरेगुलरिटीज जो कंपनी से रिलेटेड है, वो एनबीएफसी में जो भी दिक्कतें थी वो पुराने प्रोमोटर से जुड़े हुए पूरा मामला है, ये उनकी तरफ से सफाई आई है। क्या लग रहा है सम्मान कैपिटल को लेके अब आगे क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जो नया निवेशक आ रहा है उसने तो क्लियरली कहा है कि वो अभी भी कंपनी के साथ में है और ये डील अभी भी कंफर्म्ड है। पुरानी केस जो है उसके ऊपर जो भी चर्चा हुई है वहां पे कंपनी ने क्लियरली कहा है कि इसके लिए जो भी प्रोविजंस थे वो कंपनी ने किए हैं, उसमें अभी कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, कोई लाइबिलिटी कंपनी की नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक ये मामला पूरी तरह से सेटल होता नहीं है तब तक थोड़ा बहुत ये स्टॉक वोलेटाइल रहेगा। लेकिन एक बात और भी है कि ये स्टॉक निचले लेवल से काफी चला भी है, तो डेफिनेटली अभी इस लेवल्स पे स्टॉक में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज इस कोर्ट केस से आने की उम्मीद है और जैसे ये डील पूरी तरह से कल्मिनेट होती है उसके बाद आपको ये स्टॉक में एक अच्छा री-रेटिंग देखने को मिलेगा। तब तक मेरे ख्याल से ये स्टॉक में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और आपने सही कहा
सुबह तो ये क्लेरिफिकेशन कंपनी के आने के बाद शेयर थोड़ा चला भी था ऊपर, लेकिन बाद में वापस थोड़ा बिकवाली का प्रेशर आया। बट ये मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। जो लंबे अवधि के लिए निवेशक है, मेरे ख्याल से उनको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो नया ओनर आने वाला है वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप है और आगे मुझे लगता है अच्छा रोड मैप इन्होंने दिया है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी स्टोरी जो है वो काफी पॉजिटिव ही रहेगी। अभी अगर आप अभी फिलहाल दूर ही रहे, एक तो चला भी था काफ़ी स्टॉक, और जो जिस तरह की दिक्कतें हैं पूरी तरह से क्लियर ना आए तो ऐसे स्टॉक से दूर ही रहे। और लोन उनकी देने की जो प्रैक्टिसेस थी उस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, जिसमें 5 जो बोरोवर ग्रुप कंपनीज थी उनको लोन देने का जो मामला था उसको लेकर भी यहाँ पर इस तरह का मामला चल रहा है। देखते हैं आगे किस तरह की सफाई आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो कॉमेंट थे ये काफ़ी चेतावनी के तौर पर उन्होंने कॉमेंट दिया था। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ते हैं, उससे पहले एक स्टॉक फटाफट से ले लेते हैं।